फारस की खाड़ी में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सेंटकॉम क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हवाई सैन्य अभ्यास की घोषणा के बाद ईरान ने भी स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि वो किसी भी संभावित अमेरिकी कार्रवाई का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ा है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास ईरान द्वारा घोषित सैन्य फायरिंग अभ्यास को केवल रूटीन ड्रिल नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान ने 27 से 29 जनवरी के बीच नोटम जारी कर ये स्पष्ट कर दिया है कि वो समुद्र और आकाश दोनों मोर्चों पर अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करेगा। 5 समुद्री मील का समुद्री क्षेत्र और 25,000 फीट तक का हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद करना इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि ईरान न केवल अपनी सुरक्षा तैयारियों को मजबूत कर रहा है बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों को चेतावनी भी दे रहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य उसकी रेड लाइन है। दुनिया के लगभग 1/3 तेल परिवहन के लिए अहम इस जलमार्ग पर किसी भी तरह की अस्थिरता वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। अमेरिका की ओर से यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर की सेंटकॉम क्षेत्र में तैनाती और नवी वायुसेना के अभ्यास ने ईरान की आकांक्षा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। ईरान का मानना है कि अमेरिका आंतरिक विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर दबाव की नीति अपना रहा है। ट्रंप प्रशासन द्वारा दिए गए कड़े बयानों के जवाब में तेहरान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर अमेरिकी हमला हुआ तो प्रतिक्रिया केवल प्रतीकात्मक नहीं होगी। ईरानी सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व लगातार ये दोहरा रहा है कि देश की रक्षा क्षमता पूरी तरह सक्रिय है। बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम, नौसैनिक कश्त, ड्रोन निगरानी और क्षेत्रीय सहयोगियों के नेटवर्क को ईरान अपने डेटरेंस स्ट्रैटेजी का हिस्सा मानता है। जानकारों का कहना है कि ईरान की रणनीति सीधे युद्ध से ज्यादा कैलकुलेटेड जवाब पर आधारित है, जिसमें वो अमेरिका और उसके हितों को क्षेत्रीय स्तर पर चुनौती दे सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका के सहयोगी देशों की भूमिका भी अहम हो जाती है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा अमेरिकी सैन्य कार्यवाही के लिए समर्थन से इनकार करना ईरान के लिए एक कूटनीतिक राहत की तरह देखा जा रहा है। इससे ये संकेत मिलता है कि क्षेत्रीय देश खुली जंग से बचना चाहते हैं। कुल मिलाकर फारस की खाड़ी इस समय एक संवेदनशील मोड़ पर खड़ी है। ईरान ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वो दबाव में झुकने वाला बिल्कुल भी नहीं है और किसी भी हमले का जवाब देने की पूरी तैयारी कर चुका है। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ये शक्ति प्रदर्शन केवल चेतावनी तक सीमित रहता है या ये क्षेत्र एक नए टकराव की ओर बढ़ता है। मिडिल ईस्ट एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है जहां कूटनीति, धमकी और सैन्य ताकत तीनों एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। ईरान पर अमेरिका के कथित तगड़े हमलों और उसके जवाब में ईरान की ओर से तबाह पलटवार की आशंका के बीच तेहरान से रियाद तक चली एक फोन कॉल ने इस पूरे संकट को नए सिरे से चर्चा के केंद्र में ला खड़ा कर दिया है। वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से संपर्क किया। इन रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ये फोन कॉल युद्ध टालने और तनाव कम करने के लिए की गई है। इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान बार बार संपर्क कर रहा है ताकि जंग न हो। पश्चिमी नैरेटिव को और मजबूत करता दिखा, लेकिन जब इस खबर को क्षेत्रीय जानकारों और ईरान के मामलों के विशेषज्ञों के नजरिए से देखा जाता है तो तस्वीर कुछ और ही अलग से उभरती है। जानकार मानते हैं कि फोन कॉल होना अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन इसका मकसद माफी या समझौते की गुहार तो नहीं है बल्कि एक सख्त संदेश देना हो सकता है। संदेश साफ है, ईरान नहीं चाहता, लेकिन अगर जंग उस पर थोपी गई या अरब देशों की जमीन और सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया गया तो तेहरान उन्हें भी दुश्मन की श्रेणी में रखेगा। दूसरे शब्दों में ईरान ने अरब मुल्कों को यह संकेत दे दिया है कि तटस्थता ही उनकी सुरक्षा की गारंटी है। इसी बीच अमेरिका ईरान टकराव ने और तीखा रूप अब ले लिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर बड़े हमले की चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान की ओर से एक विशाल अमेरिकी नौसैनिक बेड़ा बढ़ रहा है जिसकी अगुवाई एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन कर रहा है। ट्रंप के बयानों में वेनेजुएला के संदर्भ और तेजी से निर्णायक कार्रवाई जैसे शब्द ये दिखाते हैं कि वॉशिंगटन दबाव की नीति पर कायम है। ट्रंप ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का हवाला देते हुए कहा है कि ईरान के अहम परमाणु ठिकानों को कुछ ही मिनटों में भारी नुकसान पहुंचाया गया था और अगला हमला इससे कहीं ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। हालांकि ईरान इन दावों को खारिज करता रहा है और इसे मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा बताता है। असल टकराव की जड़ें वही पुरानी शर्तें हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन बंद करे, लंबी दूरी की मिसाइलें न बनाए और क्षेत्रीय प्रॉक्सी संगठनों को समर्थन न दे। वहीं ईरान साफ कहता है कि परमाणु बम उसके लिए हराम है, लेकिन ऊर्जा जरूरतों के लिए संवर्धन उसका अधिकार है। मिसाइलें उसकी सुरक्षा का हिस्सा हैं और क्षेत्रीय सहयोगियों को समर्थन उसकी नीति रहेगी। इस पूरे परिदृश्य में सऊदी अरब और अन्य अरब देश एक तरह से बीच में फंसे नजर आते हैं। ईरान का संदेश उन्हें चेतावनी भी है और प्रस्ताव भी, हमसे दूर रहो, सुरक्षित रहो। सवाल यही है कि क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है क्या, या फिर धमकियों और फोन कॉल्स के शोर में कहीं कोई कूटनीतिक रास्ता निकल पाएगा? अगले कुछ हफ्ते इस क्षेत्र की दिशा तय करने वाले साबित हो सकते हैं।
माना तो यही जा रहा है कि ईरान पर अमेरिका कभी भी बड़ा हमला कर सकता है, लेकिन ईरान ने भी कह दिया है कि अगर उस पर हमला हुआ तो हर उस दुश्मन को इस हमले का जवाब किया जाएगा जो अमेरिका का साथ देगा, चाहे वो कोई भी हो। ईरान को घेरने के लिए फारस की खाड़ी में अमेरिकी जंगी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन के पहुंचने से रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बेहद नाराज हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पुतिन ने सीधे धमकी भरे लहजे में ट्रंप को कह दिया है कि अमेरिका ईरान को अकेला समझने की भूल ना करे, भले ही वो ईरान के चारों तरफ से घेराबंदी कर रहा हो। पुतिन ने यह भी कह दिया है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के करीब है, तब भी ईरान अकेला नहीं है। रूस ईरान के साथ मजबूती से खड़ा है। ये पहला पैगाम आ गया है पुतिन का। इन प्रदर्शनों में कई लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। इसका संकेत तब मिला जब इस सप्ताह की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एक बड़ा समुद्री बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि इसे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैक्ट चेकिंग टीम पिछले हफ्तों के दौरान मध्य पूर्व क्षेत्र में अमेरिकी नौसैनिक जहाजों की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। हाल के हफ्तों में अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। यह परमाणु ऊर्जा से चलने वाला विमान वाहक पोत 1989 में अमेरिकी नौसेना में शामिल हुआ था और इसे अमेरिका के सबसे बड़े और अत्याधुनिक विमान वाहक पोतों में से एक माना जाता है। हालांकि इस पोत ने अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिया है, फिर भी विभिन्न तरीकों से इसकी निगरानी संभव है। कोई जहाज अगर अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद भी कर दे तो भी वह पूरी तरह विशेषज्ञों की नजर से गायब नहीं होता। ये हेलीकॉप्टर आमतौर पर विमान वाहक पोतों के साथ उड़ते हैं। इनके जरिए गश्त करने, सैनिकों को ले जाने या लॉजिस्टिक सहायता देने के लिए जैसे काम किए जाते हैं। इन जानकारियों के मुताबिक यूएसएस अब्राहम लिंकन ने 14 जनवरी को दक्षिण चीन सागर से मध्य पूर्व की ओर यात्रा शुरू की थी और 26 जनवरी को इसकी संभावित स्थिति ओमान के तट के पास थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर पुष्टि की कि यूएसएस अब्राहम लिंकन हिंद महासागर में प्रवेश कर चुका है। सेंट्रल कमांड ने कहा कि इसे मध्य पूर्व में क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करने के लिए तैनात किया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड रक्षा मंत्रालय की 6 लड़ाकू कमांड में से एक है और यह मध्य पूर्व क्षेत्र को कवर करती है, जिसमें ईरान भी शामिल है। मिस्र और मध्य एशिया भी इसके दायरे में आते हैं। 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद इराक, अफगानिस्तान और सीरिया इसके प्रमुख सक्रिय अभियान क्षेत्र रहे हैं। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया यह युद्धपोत 11 नवंबर 1989 को सेवा में आया था और यह अमेरिकी नौसेना के अटैक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है। अब्राहम लिंकन के साथ इस समूह में 3 गाइडेड मिसाइल विध्वंसक भी शामिल हैं। ये हैं यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर, यूएसएस प्रूएंस और यूएसएस माइकल मर्फी। यूएसएस अब्राहम लिंकन की लंबाई लगभग 333 मीटर से थोड़ी कम है और इसकी अधिकतम चौड़ाई करीब 77 मीटर है। इसका वजन लगभग 1 लाख टन है और ये करीब 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। इस विमान वाहक पोत को पहले भी कई बार अरब की खाड़ी और ओमान सागर में तैनात किया जा चुका है। 1990 के दशक में डेजर्ट स्टॉर्म अभियान के दौरान, जिसका उद्देश्य कुवैत से इराकी सेनाओं को बाहर करना था, इसे क्षेत्र में टोही मिशनों के लिए भेजा गया था। इसके बाद 1995, 1998 और 2000 में भी यह अरब खाड़ी में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के गश्ती अभियानों, जिन्हें ऑपरेशन सदर्न वॉच कहा जाता था, में शामिल रहा। मार्च 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले से ठीक पहले इस युद्धपोत को मध्य पूर्व में तैनात किया गया था। उस समय ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिकी और यूरोपीय तेल प्रतिबंधों का सामना कर रहा था। इसके अलावा हुर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर भी ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा था।